हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर प्रोवाइड कराया है आप लोग को, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर आज स्टार्ट करते हैं। इससे पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या बताया था, 2 मिनट में उसको देखते हैं। ठीक है, 2 मिनट में उसको देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 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 होगा ये लेक्चर नंबर 3। इसके पहले 2 लेक्चर में हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने बताया था साइंस का एक ब्रांच होता है, साइंस का एक ब्रांच होता है केमिस्ट्री। साइंस का एक ब्रांच होता है केमिस्ट्री, जिसमें हम एनर्जी को बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, जिसमें हम एनर्जी को स्टडी करते हैं। और जब भी एनर्जी को हम स्टडी करते हैं तो एनर्जी को 2 तरह से स्टडी कर सकते हैं। हमने बताया था या तो एनर्जी के ट्रांसफर को, या तो एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन को, या तो एनर्जी के ट्रांसफर को, या तो एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन को। एनर्जी के ट्रांसफर को हम कहाँ स्टडी करते हैं? एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन को हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। एनर्जी के ट्रांसफर को हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं और एनर्जी के ट्रांसफर को हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम एनर्जी के ट्रांसफर को पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ते हैं? या तो केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगे, या तो हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगे, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, या तो हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगे, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाएंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमको क्या पढ़ना है? एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आइए आगे देखते हैं अब। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमको क्या पढ़ना है? एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ना है। तो हमने बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमको 2 चीज़ों को पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली 2 चीज़ों को हमको पढ़ना है, 2 पार्ट में इसको हम पढ़ेंगे। एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम कौन कौन सा सेल पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, या एक तो गैल्वेनिक सेल, या फिर इसी को बोलते हैं वोल्टिक सेल। और सेकंड पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। और फिर उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सेकंड पार्ट में हम कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, कंडक्टेंस। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल। ठीक है, इस पोर्शन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक की बातें हो गई थी, आज हम स्टार्ट करते हैं गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल। आइए देखते हैं कि गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल क्या होता है। गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल, गैल्वेनिक सेल
या फिर इसी को क्या कहते हैं, वोल्टिक सेल। हिंदी में भी इसको गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल ही कहते हैं, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल क्या करेगा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल किस सेल को बोलेंगे, हर वो सेल, कोई किसी एक सेल को गैल्वेनिक सेल नहीं बोलेंगे, हर वो एक सेल जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएगा, उस सेल को हम क्या कहेंगे, गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल। और इसका एग्जाम्पल होता है, इसका जो एग्जाम्पल होता है डेनियल सेल। इसका एग्जाम्पल होता है डेनियल सेल। इसका एग्जाम्पल होता है डेनियल सेल, ठीक है। और ये डेनियल सेल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पे आप स्टार्स, कई स्टार्स लगा सकते हैं डेनियल सेल या वोल्टिक सेल पे। गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल के एग्जाम्पल जो होता है डेनियल सेल, इस पे आप स्टार मार्क कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेल वाले पोर्शन में डेनियल सेल से लगभग 50 to 60% क्वेश्चन यहीं से पूछता है, डेनियल सेल से। अब डेनियल सेल क्या होता है, इसका बेसिक सेटअप हम देखते हैं, ठीक है। डेनियल सेल में क्या होता है कि दो कंटेनर होते हैं, ठीक है, दो कंटेनर होते हैं, और दोनों में एक में जिंक सल्फाइड का ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन फिलअप रहता है। इसमें क्या रहता है, जिंक सल्फेट का ZnSO4 का ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन रहता है, और इसमें क्या रहता है, इसमें कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सोल्यूशन रहता है। इसमें कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सोल्यूशन रहता है। अब ब्लू कलर हम नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे रेड कलर ही है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, ठीक है। आपको पता होगा, बताया था मैंने लास्ट क्लास में, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है और जिंक सल्फेट का ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो राड होता है, यहाँ पे एक राड जो लगाया जाता है, ये किसका राड होता है, ये जिंक का राड होता है। और यहाँ पे जो राड होता है, ये राड होता है कॉपर का। यहाँ पे जिंक का राड होता है और ये कॉपर का राड होता है। और इस राड को एक वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, ठीक है, एक वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा रहता है, गैल्वेनोमीटर। इन दोनों राड को हम एक वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा रहता है, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने बताया था कहीं भी जिंक और कॉपर रहेगा, जिंक और कॉपर में किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। हमने बताया था लास्ट क्लास में, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा होता है, किससे, कॉपर से, ठीक है। तो जिंक हमेशा क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक का ऑक्सीडेशन, जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एनोड पर जिंक का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्या करेगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो एनोड पर क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, एनोड। जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, एनोड। इसको क्या बोलेंगे, इसको एनोड, इसको एनोड बोलेंगे, ठीक है। और कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन होगा। कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन। कॉपर क्या करेगा, कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन होगा। कॉपर दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाएगा और कॉपर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर का रिडक्शन होगा, ठीक है। तो जिंक और कॉपर में जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है कॉपर से, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया। और इसको क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं जहां ऑक्सीडेशन होता है, और जहां पर रिडक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कैथोड कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कैथोड कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया और कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, ठीक है। और ये जो जिंक इस सोल्यूशन में क्या है,
इस ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन में क्या है, Zn2 प्लस है, जिंक Zn2 प्लस है, जिंक, ठीक है। और जो Zn2 प्लस होता है कोई भी आयन एक्वस फॉर्म में होता है या मॉल्टेन स्टेट में होता है, ठीक है। कोई भी आयन जो होता है वो एक्वस फॉर्म में होता है या मॉल्टेन स्टेट में स्टेबल होता है, सॉलिड फॉर्म में स्टेबल नहीं होता है। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, यहाँ से इस रॉड से जिंक Zn2 प्लस के रूप में इस सोल्यूशन में आ रहा है। इस रॉड पे जो जिंक था वो Zn2 प्लस फॉर्म में कन्वर्ट होके इस सोल्यूशन में आ रहा है और अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है रॉड पे, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ के और इस सोल्यूशन में आ रहा है Zn2 प्लस, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, इस सोल्यूशन में क्या है, इस सोल्यूशन में है आपका Cu2 प्लस है और SO4 2 माइनस है। इस सोल्यूशन में क्या है, SO4 2 माइनस है, सल्फेट आयन है, SO4 2 माइनस है। और क्या है, Cu2 प्लस। Cu2 प्लस क्या कर रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू कहाँ जाएंगे, एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं इस वायर के थ्रू कहाँ जाएंगे, एनोड से कैथोड की साइड में जाएंगे, ठीक है। और इस सोल्यूशन में जो Cu2 प्लस है इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, Cu2 प्लस इस रॉड पे जाके जमा होने लगेगा। इस रॉड पे कौन जमा होगा, Cu2 प्लस इस रॉड पे जाके जमा होने लगेगा और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, कंज्यूम कर लेगा इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है। तो इस तरह से फंक्शनिंग होता है इसमें डेनियल सेल में एनोड किसका बना होता है, जिंक का, और कैथोड किसका बना होता है, कॉपर का, ठीक है। और जो जिंक एनोड होता है, एनोड जिंक का होता है, उसको जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डिप करते हैं और कैथोड क्या होता है, कॉपर होता है, इसको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एनोड का ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड का रिडक्शन होता है। जिंक से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले उसको कौन कंज्यूम करता है, Cu2 प्लस। क्यूप्रिक आयन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और कॉपर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब इस जहां पे एनोड है जिस चैम्बर में, इसको कहते हैं एनोडिक कंपार्टमेंट। इस कंपार्टमेंट को क्या कहते हैं, एनोडिक कंपार्टमेंट। जिस चैम्बर में एनोड है इसको एनोडिक कंपार्टमेंट कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कैथोडिक कंपार्टमेंट। कैथोड वाले कंपार्टमेंट को कैथोडिक कंपार्टमेंट कहते हैं। एनोड वाले चैम्बर को एनोडिक कंपार्टमेंट कहते हैं और कैथोड वाले चैम्बर को कैथोडिक कंपार्टमेंट कहते हैं, ठीक है। तो फंक्शनिंग क्या है कि जो ये जिंक के रॉड को जिंक सल्फेट के ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन में हमने डिप किया, ठीक है, और कॉपर के रॉड को कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर के सोल्यूशन में डिप किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, जिंक क्या किया, अपना Zn2 प्लस के रूप में सोल्यूशन में आने लगा, ठीक है। और यहाँ पे जो रॉड पे 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू होते हुए एनोड से कैथोड की तरफ गए और इस सोल्यूशन में जो Cu2 प्लस था ये दोनों इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर लिया, कॉपर सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और एनोड पे चार्ज कैसा होगा, अगर पूछा जाए एनोड पे चार्ज कैसा होगा, तो एनोड पे कौन जमा हो रहा है, एनोड पर इलेक्ट्रॉन जमा हो रहा है, क्योंकि Zn2 प्लस क्या हो रहा है, सोल्यूशन में जा रहा है और एनोड पर इलेक्ट्रॉन जमा होते जा रहा है। तो एनोड पे कैसा चार्ज होगा, एनोड पर चार्ज होगा आपका, एनोड पर निगेटिव चार्ज होगा। एनोड पर कैसा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। कैथोड पे कैसा चार्ज होगा, कैथोड पे Cu2 प्लस जाके क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, तो कैथोड पे कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो एनोड पे कैसा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव, और कैथोड पे कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और एनोड पे क्या होता है, लोन रूल लगता है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव। लास्ट क्लास में हमने बताया था एनोड पर क्या लगता है, लोन रूल, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव। लेफ्ट साइड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, उसको क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे, और उस पे कैसा चार्ज होगा, निगेटिव। तो निगेटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि इस एनोड इस रॉड पे, एनोड वाले रॉड पे कौन जाके जमा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, और Zn2 प्लस सोल्यूशन में जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इस पे निगेटिव चार्ज आता है और इस रॉड पे Cu2 प्लस कैटायन की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक सा एक सेटअप हो गया। अभी कंप्लीट नहीं है, अभी इसमें साल्ट ब्रिज अगर पूछा जाए, अगर इस सेल के आउटर सर्किट में करंट की डायरेक्शन क्या होगा, अब क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है कि इस सेल के आउटर
आउटर सर्किट में करंट की डायरेक्शन क्या होगी? करंट की डायरेक्शन क्या होती है? आउटर सर्किट में करंट कहां से कहां जा रहा है? देखिए, जो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? एनोड से कैथोड, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है, तो करंट किधर जाएगा? कैथोड से एनोड साइड में जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? एनोड से कैथोड, करंट की डायरेक्शन किधर होगी? कैथोड से एनोड की साइड में। ठीक है, तो यहां तक ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब एक गेम और होगा यहाँ पे। क्या होगा? एक गेम और होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा कि इस सोल्यूशन में Zn2+ जमा होते जा रहा है। दो इलेक्ट्रॉन अपना दो इलेक्ट्रॉन इस रॉड पे छोड़ के, और ये सोल्यूशन में Zn2+ आते जा रहा है। सोल्यूशन में क्या हो रहा है? Zn2+ आ रहा है। इससे पहले एक चीज और जान लीजिए कि करंट की डायरेक्शन आउटर सर्किट में कहां है? कैथोड से एनोड की तरफ। और पूछा जाए एनोड और कैथोड में किसका मास, किस रॉड का मास ज्यादा होगा? एनोड और कैथोड में किस रॉड का मास ज्यादा होगा? तो एनोड पे कौन जमा हो रहा है? एनोड से Zn2+ सोल्यूशन में जा रहा है, और कैथोड पे कौन जमा हो रहा है? Cu2+। तो इस कैथोड का मास क्या हो रहा है? कैथोड वाले रॉड का मास, इसका मास क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इसका मास इस पे Cu2+ जमा होते जा रहा है, तो कैथोड का मास क्या हो रहा है? कैथोड का मास इंक्रीज कर रहा है। कैथोड का मास इंक्रीज कर रहा है। और एनोड का मास क्या हो रहा है? एनोड का मास डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे Cu2+ जमा होने की वजह से कैथोड का मास क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, और यहाँ से Zn2+ सोल्यूशन में आते जा रहा है, जिससे एनोड का मास क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब एक गेम और होगा यहाँ पे। क्या होगा कि सोल्यूशन में Zn2+ आता जाएगा, Zn2+, और इस सोल्यूशन में Cu2+ तो इस रॉड पे जाके जमा हो रहा है। इस सोल्यूशन में कौन बच जा रहा है? SO4 2-, तो SO4 2- की मात्रा यहाँ बढ़ती जाएगी, और इसमें किसकी मात्रा बढ़ती जाएगी? Zn2+, और इस रॉड पे क्या है? इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे Cu2+ बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव निगेटिव आमने सामने आ जाएंगे। तो ये क्या करेगा? ये जो सोल्यूशन में Zn2+ बैठा हुआ है, ये इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, जाने नहीं देगा। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या होगा? पकड़ के रखेगा। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं होगी एनोड से कैथोड की तरफ, तो करंट भी नहीं फ्लो होगा, तो ये सेल वर्क करना बंद कर देगा। ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है कि इस सोल्यूशन में जो Zn2+ की मात्रा बढ़ती जा रही है, और इस रॉड पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन जमा होता जा रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन और कैटायन के बीच में क्या होगा? ये कैटायन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैथोड एनोड से कैथोड की डायरेक्शन में हो नहीं पाएगा, तो क्या होगा? सेल वर्क करना बंद कर देगा। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा सेल हो जो हमेशा के लिए वर्क करे। यहाँ पे सेल क्या हो गया? सेल वर्क करना बंद कर दिया। तो इस वर्किंग को, इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? इस सेल के वर्किंग को इफेक्ट करने के लिए, सपोज दैट कि अगर एक दो इलेक्ट्रॉन चला भी गया, मतलब इमेजिन कर सकते हैं कि एक दो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से चला भी गया, तो इस सोल्यूशन में कौन है? SO4 2-, वो क्या करेगा? उस इलेक्ट्रॉन को रिपल कर देगा, फिर से वो एनोड की साइड में आ जाएगा। तो सेल क्या वर्किंग को इफेक्ट करेगा। तो इस इफेक्ट को रोकने के लिए क्या करते हैं? तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव निगेटिव आमने सामने आएंगे, तो एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। इस पे क्या होगा? इस रॉड पे निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव निगेटिव आमने सामने होने की वजह से क्या हो जाएगा? एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। जैसे बैटरी में पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है? आमने सामने, तो उसको क्या कहते हैं? बैटरी का पोटेंशियल। इसी तरह यहाँ भी क्या होगा? एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव के बीच में पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, जिसको क्या कहेंगे? एनोड का पोटेंशियल। अब इसको इरेज करके हम लिखते हैं, क्योंकि स्पेस नहीं है, तो इसको इरेज करके हम लिखते हैं। ठीक है, पूरा इरेज करना पड़ेगा हमको। तो एनोड पर क्या होगा? एनोड के प्रोसेस के अकॉर्डिंग, जो एनोड पे प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग हम उस पोटेंशियल को लिखते हैं। ठीक है, एनोडिक कंपार्टमेंट में क्या होगा? जो पोटेंशियल होगा उसको ई से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे नाट लगाएंगे। नाट क्यों लगाते हैं? स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन हम लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? ई नाट कहते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? एनोड पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ, इसको क्या कहेंगे? एनोड पे स्टैंडर्ड, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसको क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। जिंक का क्या है?
स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसको क्या कह रहे हैं, ई नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। और ये किस कंडीशन पर होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन कब होता है, जब टेम्परेचर कितना हो 25 डिग्री सेल्सियस हो और प्रेशर कितना हो 1 atm हो। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होता है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है और प्रेशर 1 atm होता है, और मोलैरिटी कितनी होती है 1, मोलैरिटी कितनी होती है 1। ये है स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में जिंक का क्या होगा, इसको क्या कहेंगे ई नॉट, इसके इस एनोड पर होने वाले प्रोसेस के अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे ई नॉट। जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, Zn2 ये 0 था, 0 से +2 में जा रहा है, मतलब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। ठीक है, और कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ई नॉट ऑफ Cu2+। एनोड पर कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है कॉपर, Cu2+ से किस में जा रहा है, कॉपर जीरो में, कॉपर जीरो, तो इसको क्या कहेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। कॉपर का क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई है, तो यहां तक बात क्लियर हो गई है। ये क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, और ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं, आगे समझाते हैं। इसको भी इरेज करते हैं जगह बनाने के लिए। गैल्वेनिक सेल में डेनियल सेल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहीं से लगभग 50 to 60% क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम क्या पीछे बताए हैं, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और उसका जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसको क्या कह रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। और कॉपर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, उसको क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। ठीक है, और उसको फिर से बनाते हैं, इस डायग्राम को फिर से बनाते हैं, तभी समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा छोटा करके बनाते हैं। ब्लू कलर का सोल्यूशन था, तो कॉपर सल्फेट का उसको इस साइड में बनाते हैं, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सोल्यूशन था उसको इस साइड में बनाते हैं, ब्लू कलर के सोल्यूशन को। ठीक है, और ये ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन था, तो इसको इसी के कलर से बना देते हैं। ठीक है, इसमें क्या था, जिंक सल्फेट का ट्रांसपेरेंट कलर का सोल्यूशन था, और इसमें क्या था, जिंक राड था, जिंक का ही राड था। ठीक है, यहां पे क्या था, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सोल्यूशन था, और ये राड क्या था, कॉपर। ठीक है, ये क्या था, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सोल्यूशन। ठीक है, और इसको एक क्या किए थे, एक वायर के थ्रू कनेक्ट किया गया था, इसको एक वायर के थ्रू कनेक्ट किया गया था, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट की डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट की डायरेक्शन को बताता है। और यहाँ पे इसको क्या कहे थे हम, इसको एनोड कहे थे, एनोड, और इस पे कैसा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव, और इसको क्या कहेंगे, कैथोड, और इस पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ था, हम बताए थे, इसका क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे उन 2 इलेक्ट्रॉनों को कंज्यूम करेगा, Cu2+ इस सोल्यूशन में बैठा हुआ दोनों इलेक्ट्रॉनों को कंज्यूम कर लेगा, और कॉपर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड फॉर्म में। और ये क्या है, एक्वस। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें Zn2+ जमा होता जाएगा, Zn2+, और यहाँ पे क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे SO4 2- की मात्रा बढ़ती जाएगी, SO4 2- की मात्रा बढ़ती जाएगी, और राड पे कौन आएगा, राड पे आपका आएगा, राड पे Cu2+ जाके जमा होता जाएगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन एनोड से निकले हैं,
और कैथोड की तरफ गए हैं, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को कौन कंज्यूम कर रहा है? ये कॉपर उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली होगा क्या कि इस सोल्यूशन में Zn2+ का अमाउंट बढ़ने लगेगा और इसमें SO4 सल्फेट आयन की मात्रा बढ़ने लगेगी, यहाँ पे Zn2+ की मात्रा बढ़ने लगेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या करेगा, ये Zn2+ इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, तो यहाँ से एनोड से कैथोड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, और पॉजिटिव नेगेटिव आमने सामने होने की वजह से यहाँ पे क्या एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, जिसको सेल का एनोडिक कंपार्टमेंट का पोटेंशियल कहते हैं, जो पीछे बताए हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, और इसको क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसको पीछे बता दिए हैं। अब इस सेल की वर्किंग को इफेक्ट करने लगता है, ये Zn2+ क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेता है, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा नहीं पाता है, तो इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो पाती है, तो इस तरह से सेल हमारा वर्क करना बंद कर देता है। तो हम क्या चाहेंगे, इस सेल की वर्किंग को इफेक्ट ना हो, कोई इफेक्ट ना पड़े, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक साल्ट ब्रिज का यूज किया जाता है यहाँ पे, एक साल्ट ब्रिज। ठीक है, साल्ट ब्रिज क्या करता है, साल्ट ब्रिज होता है इन्वर्टेड यू शेप का, एक साल्ट ब्रिज होता है इन्वर्टेड यू शेप का। ठीक है, इसको यहां बना दिए हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। यहां पे कौन जमा हो रहा है राड पे, Cu2+। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के जमा होने की वजह से इस राड पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जा रहा है। अच्छा बताए हैं, ठीक है, और इस कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब इसको हम यहाँ पे साल्ट ब्रिज लगाते हैं। साल्ट ब्रिज का वर्क क्या है, इसकी वर्किंग को समझाते हैं। साल्ट ब्रिज होता है अगार अगार का पेस्ट होता है, अगार का पेस्ट होता है, अगार एक जेली टाइप में होता है, इसका पेस्ट होता है। और क्या होता है इसमें, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे लाइक KCl एंड CaCl, सीजियम क्लोराइड। ठीक है, और पोटेशियम क्लोराइड की तरह। तो ये क्या करता है, यहां पे क्या होता है, साल्ट ब्रिज क्या वर्किंग क्या होता है, साल्ट ब्रिज पोटेशियम क्लोराइड में क्या होता है, Cl- आयन होता है और K+ आयन। जो ये इलेक्ट्रोलाइट है KCl, इसमें K+ आयन होगा, Cl- आयन होगा। तो यहाँ पे इस सोल्यूशन में बैठा जो Zn2+ है, ये Cl- को क्या करता है, Cl- से रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, Cl- से रिएक्ट कर जाता है और इस Zn2+ को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। ये Cl- आता है, ये Zn2+ जो सोल्यूशन में है Cl- को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ZnCl2 बन जाता है। इस सोल्यूशन में ZnCl2 बन के नीचे क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट के रूप में जमा हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये K+ आता है और इससे रिएक्ट कर जाता है, SO4 इस K+ को अपनी तरफ खींच लेता है और K2SO4 के रूप में यहाँ पे नीचे डिपॉजिट हो जाता है। तो इस तरह से इसका वर्क क्या है, साल्ट ब्रिज का वर्क क्या करता है, इस करंट जो फ्लो नहीं हो रही थी उस वर्किंग को इफेक्ट कर रहा था, जो ये उस इफेक्ट को कम करने के लिए क्या करता है, ये अगार अगार पेस्ट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। साल्ट ब्रिज का वर्क क्या है, साल्ट ब्रिज मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, जो करंट फ्लो नहीं हो रहा था, इस पॉजिटिव और नेगेटिव आमने सामने आने की वजह से क्या हो रहा था, ये Zn2+ इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ कर रखा था, तो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की डायरेक्शन में नहीं जा रहा था, उस वर्किंग को इफेक्ट करने लगा था। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर पेस्ट लेते हैं, उसमें क्या होता है,
K प्लस और Cl माइनस क्या कर, Cl माइनस को कौन खींच लेता है, Zn2+, और नीचे क्या होता है, ZnCl2 रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, K प्लस को कौन अट्रैक्ट कर लेता है, सल्फेट आयन, और यहाँ पे K2SO4 के रूप में यहाँ डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो साल्ट ब्रिज का वर्क क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। सेल को वर्किंग को इफेक्ट ना हो कोई, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, ये वर्किंग हो गया। अब इस ओवरऑल सेल में हम क्या देखेंगे, इसको इरेज करते हैं। इस ओवरऑल सेल में क्या होगा, अब ओवरऑल सेल में के पोटेंशियल को हम देखते हैं। ओवरऑल सेल पोटेंशियल, पूरे सेल का पोटेंशियल क्या होगा, ये तो हमने पीछे बताया है कि एनोडिक कंपार्टमेंट का पोटेंशियल और कैथोडिक का, लेकिन अगर पूरे सेल का पोटेंशियल हम देखें तो इसमें क्या रिएक्शन हो रहा है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रिएक्शन क्या हो रहा है, रिएक्शन एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, Zn का क्या हो रहा है, जिंक का क्या हो रहा है, Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है एक्वस फॉर्म में, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, कॉपर क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ये एक्वस है, कॉपर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे, उन 2 इलेक्ट्रॉनों को कौन कंज्यूम किया, Cu2+, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, Zn प्लस Cu2+ एक्वस फॉर्म आ गया हमको, और यहाँ जिंक ये सॉलिड था, और इधर क्या आ गया, Zn2+ एक्वस फॉर्म में, Zn2+ एक्वस फॉर्म में, और कॉपर सॉलिड फॉर्म में, ये रिएक्शन हुआ है। ठीक है, ओवरऑल सेल रिएक्शन ये है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये ओवरऑल रिएक्शन हो रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, इस सेल के रिप्रेजेंटेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब सेकंड बताते हैं कि रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाते हैं, सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर सेल को एक लाइन में रिप्रेजेंट करना हो तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया ओवरऑल सेल रिएक्शन। ठीक है, अब सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। सेल को एक लाइन में अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल कैसे करते हैं, इसको जानने के लिए बस आपको कुछ नहीं जानना है, ए बी सी, ए बी एंड सी अल्फाबेट, ये तो जानते हैं होंगे सब लोग। ए मीन्स क्या होता है, एनोड, ए मीन्स क्या होता है, एनोड। बी मीन्स क्या होता है, ब्रिज, बी मीन्स क्या होता है, ब्रिज। सी मीन्स क्या होता है, कैथोड, सी मीन्स क्या होता है, कैथोड। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, एनोड। ठीक है, एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ब्रिज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 पैरेलल लाइन इस तरह से स्लैश मारते हैं। ठीक है, इसको ब्रिज से रिप्रेजेंट करते हैं। कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Cu2+ ऑब्लिक Cu। ठीक है, तो इस सेल के रिप्रेजेंटेशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी। ए मीन्स क्या होता है, एनोड, बी मीन्स ब्रिज होता है, एंड सी मीन्स कैथोड होता है। एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, किसका, जिंक का। ठीक है, फिर ब्रिज को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये Zn से Zn2+ में जा रहा है, ये Cu2+ से कॉपर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो सेल के रिप्रेजेंटेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ओवरऑल सेल का पोटेंशियल कितना होगा, इसको देखते हैं, आइए। ओवरऑल सेल का पोटेंशियल क्या होगा, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल। थर्ड, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल। पूरे सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होगा, वो तो हमने अलग अलग एनोडिक और कैथोडिक कंपार्टमेंट का पोटेंशियल बताया था, लेकिन पूरे सेल के पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, E0 ऑफ सेल, E0 ऑफ सेल। और पोटेंशियल किसकी वजह से जनरेट हो रहा है,
एनोड और कैथोड दोनों की वजह से जब एनोड से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कैथोड की तरफ तब पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, ई नॉट एनोड का पोटेंशियल प्लस ई नॉट कैथोड का पोटेंशियल। तो ओवरऑल सेल का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एनोड के पोटेंशियल को कैथोड के पोटेंशियल में हम जब ऐड कर देंगे तो पूरे सेल का पोटेंशियल आ जाएगा। और एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। उस ऑक्सीडेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Zn से Zn2+ में जा रहा है, जिंक से Zn2+ में जा रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Cu2+ Cu3। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OP। ये क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल RP। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक, जब जिंक Zn2+ में जाता है तो इसका पोटेंशियल क्या होता है, इसका पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है 0.76 वोल्ट। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, इसका जो पोटेंशियल होता है 0.76 वोल्ट। अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल हम लिखें, इसका हम रिडक्शन पोटेंशियल लिखें, ये हो जाएगा आपका जिंक2+ जिंक। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में वैल्यू सेम रहेगी, बस साइन चेंज हो जाएगा। वैल्यू सेम रहेगी बट साइन चेंज हो जाएगा, बस इतना रिलेशन होता है। वैल्यू सेम रहेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में, बस साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो केमिस्ट्री में, तो हम केमिस्ट्री ने इसको स्टैंडर्ड मान लिया है, किस फॉर्म में, रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में मान लिया है। तो हम इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को किस में कन्वर्ट करते हैं, रिडक्शन फॉर्म में। किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में। ठीक है, इसको रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इस ऑक्सीडेशन को हम क्या लिख देते हैं, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, Zn2+ Zn, यहां पे माइनस साइन आएगा जैसे वहां बताए हैं, प्लस ई नॉट Cu2+ Cu। ठीक है, ये हो गया। अब इसको इरेज करके ऊपर लिखते हैं, थोड़ा जगह की कमी है तो इस वजह से इसको इरेज करके लिखते हैं फिर से। ठीक है, ओवरऑल सेल का रिएक्शन, इसको भी इरेज करते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, जगह बनाने के लिए, स्पेस बनाने के लिए इसको इरेज करना पड़ रहा है हमको। ठीक है, तो ओवरऑल सेल का पोटेंशियल जैसे हमने बताया, ई नॉट सेल क्या हो रहा है, ई नॉट एनोड प्लस ई नॉट कैथोड। एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को जब हम ऐड करेंगे तो पूरे सेल का क्या आ जाएगा, पोटेंशियल। और इसको कैसे रिप्रेजेंट किए हैं, Zn से Zn2+ में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, Cu2+ कॉपर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। और केमिस्ट्री में कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इस वजह से हम क्या करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Zn2+ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Zn में, और ये माइनस साइन आ जाएगा। और ये तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया ही है। ठीक है, Cu2+ से। ठीक है, और इसको हम कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हैं, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट Cu, कॉपर 2+ से कॉपर में जा रहा है सॉलिड फॉर्म में, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ई नॉट Zn2+ से जिंक में जा रहा है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, और एक फॉर्म में लिख सकते हैं, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट राइट, आर मतलब राइट, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। राइट साइड में क्या है, राइट साइड में कॉपर है। ठीक है, तो इसको ई नॉट राइट लिख सकते हैं, और लेफ्ट साइड में क्या है, जिंक है। तो ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। तो ये ओवरऑल सेल का क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि उस सेल के जो डेनियल सेल है उसके इनर सर्किट में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इनर सर्किट में करंट की डायरेक्शन बता देते हैं क्या होगा। जैसे हमने
जगह की वजह से इसको बनाना पड़ रहा है। इनर सर्किट में करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इनर सर्किट में करंट की डायरेक्शन इनर सर्किट में करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इनर सर्किट में करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इनर सर्किट में करंट की डायरेक्शन क्या होगी? तो इनर सर्किट में क्या हो रहा है? इनर सर्किट में क्या हो रहा है? ये के इनर सर्किट में क्या हो रहा है? इनर सर्किट में क्या हो रहा है? Cl माइनस जो इलेक्ट्रोलाइट है के Cl में Cl माइनस किधर आ रहा है? Cl माइनस को कौन इस सोल्यूशन में कौन बैठा है? Zn2 प्लस क्या कर रहा है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है। और इस सोल्यूशन में कौन बैठा है? ये सल्फेट आयन, ये क्या कर रहा है? इसके प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है। ठीक है, तो इनर सर्किट में ये क्लोरीन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किधर है? इनर सर्किट में कैथोड से एनोड की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है? इस साइड में है। किधर से है? कैथोड से एनोड की साइड में। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो करंट की डायरेक्शन किधर हो जाएगी? इनर सर्किट में एनोड से कैथोड की तरफ। इनर सर्किट में करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? एनोड से कैथोड की तरफ। तो आउटर सर्किट में जो करंट की डायरेक्शन थी कैथोड से एनोड की तरफ थी, लेकिन इनर सर्किट में करंट की डायरेक्शन किधर है? एनोड से कैथोड की तरफ। ठीक है, तो आज यहीं पे रोकते हैं। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में इस पे हम न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।